जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं, एकदम बेहतर, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त वाली चली हुई है। शेरों, आप सभी वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और हमें एक टारगेट मिल जाए, एग्ज़ाम डेट पता लग जाए, सारी चीज़ें सही से हो जाए। देखिए, नोटिफिकेशन आप सभी का जल्द ही आने वाला है। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कोई 1 महीने की देरी है या 15 दिनों की देरी है। आप ये मान लीजिए कि आने को आज भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो शनिवार से पहले नोटिफिकेशन आने के बहुत हाईली चांसेस हैं, आपको नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल जाएगा। मैं इस प्रश्न का इसलिए आते ही पहले ही उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके दिलों को, आपके मनों को, आपके मन की बातों को। और मुझे पता है कि आप सभी इस प्रश्न को मुझसे ज़रूर पूछेंगे। तो अब पूरी क्लास में हम तसल्ली से पढ़ सकेंगे, आप सभी का कोई प्रश्न इस तरह का ना रहे, इसलिए मैंने ये बात आप सभी को पहले ही बता दी है। चलिए, अब आप मुझे ये बताओ कि कल जितना हमने पढ़ा, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, उसको कौन-कौन दोहरा कर आए हैं? क्योंकि आज जो आगे चलेगा ना, वो पूरा उसी पर आधारित होगा। और जिसने कल की चीज़ों को याद किया हुआ है ना, आज की चीज़ों को तो वो चुटकियों में बनाता हुआ चला जाएगा। लेकिन जिसने कल की चीज़ों को ही नहीं पढ़ा, उसके लिए आज थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो ईमानदारी से बताइए एक बार, आपको देख के लगता है सर फिज़िक्स कुछ नहीं है हमारे लिए। बहुत बढ़िया अतुल, ये आपका जो विश्वास है ना, ये एकदम ना, ये कह लो कि बहुत बेहतरीन सुबह बना देता है। मुझे ऊर्जावान बना देता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि वाह! मज़ा आ रहा है। और जिस काम में मज़ा आ जाए, क्या बात है। यार, जो नहीं कह रहे हो तुम, चलो ये बात ठीक है, तुम सच बोल रहे हो। लेकिन एक बात तो बताओ, फिर क्या समाधान है इसका? देखो, जो भाई साथी नहीं दोहरा रहे हैं, जिनको कल की चीज़ें नहीं याद हैं, यूँ मानो कि मतलब बुरा मत मानना, लेकिन बेकार है पढ़ना। पता है, आप कहीं भी किसी टीचर को इतना कहते हुए नहीं देखोगे। मैं शायद इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी के संघर्ष के पलों को बहुत अच्छे से महसूस किया है। और मैंने देखी है हर एक वो कमी जिसके चलते आप सरकारी नौकरी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बोला था यार, इस बैच को वो लेना जो मेरी सारी बातों को मान सके। तो आप तो अभी से ही बातें मानना बंद कर दिए हो। फिर कैसे सिलेक्शन हो पाएगा यार? मुश्किल हो जाएगा भाई। उसके बाद मैं अब आगे चीज़ें पढ़ाऊँगा, कल की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तुम्हारा बस एक ही जवाब होगा कि भैया समझ नहीं आया। मेरी क्लास में अगर कोई ये कहता है ना कि समझ नहीं आया, तो मैं समझ जाता हूँ ये रिवीज़न करके नहीं आया। अन्यथा कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इतने आसान भाषा में, इतने व्यावहारिक उदाहरणों के साथ जोड़-जोड़ के पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी को समझ में ना आए। तो भाई, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, अगर आपको समझ में ना आए तो बीच में से क्लास छोड़ के फिर कल का पहले रिवाइज करके आना। बड़ी सीधी-सी बात है, क्योंकि कल की चीज़ें फिर से इस्तेमाल होने वाली हैं। चलिए, मैं आपको फटाफट से 2 मिनट में एक रिवीजन करा दूँ। देखिए, कल हम लोगों ने जो सीखा वो ये सीखा कि क्या होता है विस्थापन और लंबाई, लेंथ क्या होती है। तो हमने देखा कि लंबाई के 2 हिस्से होते हैं। आप दिल बना के भेजना अगर आपको याद हो जाएँ, जिन्होंने रिवाइज़ किया है, याद आ जाएँ तो बातें। विस्थापन के 2 हिस्से होते हैं, एक लंबाई होती है, एक दूरी होती है। और लंबाई का मतलब क्या होता है कि 2 बिंदुओं के बीच की कोई भी वो दूरी का मतलब क्या होता है कि 2 बिंदुओं के बीच की कोई भी लंबाई, जबकि विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, मिनिमम लेंथ होती है। ये एक बेसिक डिफरेंस था। उसके अलावा हमने लंबाई और दूरी से बनने वाले तमाम तरह के सवालों को कंप्लीट किया। रिवीजन कैसे करें? आज तो तुम 5वीं क्लास में ये पूछ रहे हो रिवीजन कैसे करें हैं? सर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो भैया। भैया, रिवीजन करने में क्या है दोस्त? कॉपी को सामने रखो, दोहराते चले जाओ बस। कॉपी में जो लिखा है फटाफट से, बहुत बढ़िया। तुम्हारे दिलों की बौछार से ये कमेंट सेक्शन लाल लाल कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। बहुत बढ़िया। किसी के लाल दिल हैं, किसी के काले दिल हैं, किसी के ये वाले दिल हैं। वाह! ईश्वर इन दिलों को हमेशा सलामत रखे। चलो, तो आज हम देखो 2 मुद्दे शुरू करेंगे। 2 राशियां पढ़ेंगे पहले। एक चाल पढ़ेंगे और एक गति पढ़ेंगे। एक स्पीड पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालता हूं मैं आज की चाल। आज की शुरुआत करेंगे हम स्पीड से। देखिए, स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है? हम चल रहे हैं और हम चलो दूरी देख रहे हैं, डिस्टेंस को देख रहे हैं। और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि बस वो वस्तु चल रही है तो मैं ये देख रहा हूँ कि कितने मीटर चल गई। भाई, ये भी तो देखना जरूरी है कि कितने समय में चली है। जब आप ये देखते हो कि ये वस्तु कितनी दूर कितने समय में गई है, बस इसी चीज को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं।
एक बात बहुत काम की बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, कहने को तो हम ये भी कह सकते थे कि एक वस्तु इतने सेकंड में इतनी दूर गई है, एक वस्तु कितनी दूर गई है कितने सेकंड में, कहने को तो हम ये भी कह सकते थे, लेकिन हमने चाल क्यों कहा? देखो, ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ एक वस्तु 2 सेकंड में 3 मीटर दूर गई है, ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना? मैं कहूँ एक वस्तु 1 सेकंड में 3 मीटर दूर गई है, ये बात बहुत बड़ी है। मैं सिंपल ये कह दूंगा कि भाई एक वस्तु, ये चाल है, बस खत्म, ये चाल है। तो चाल से अपने आप समझ में आ जाएगा कि 1 सेकंड में कितना चल रही है, ये 3 मीटर चल रही है। तो नई राशियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बड़ी बात को छोटे में कहा जा सके। बड़े ध्यान से याद करना इस बात को। नई राशियों को बनाने का सिर्फ यही मतलब होता है कि बड़ी बात को एक शब्द में कहा जा सके। तो चाल का मतलब क्या होता है? चाल का मतलब होता है कि एक वस्तु ने किसी निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लिया। चाल बराबर सूत्र याद रखोगे, केवल दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, एक राशि में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहला उसका सूत्र, उसकी परिभाषा, इसका मात्रक, ये सदिश है या अदिश है, या उससे बनने वाले कुछ अलग पॉइंट है तो उन्हें पढ़ते हैं। अब देखिए, हम सारी चीज़ों को रटेंगे नहीं। मैंने आपको वादा किया था कि मैं मात्रक आपको याद करवाऊंगा, परिभाषाएं भी ऐसे ही हम समझेंगे, रटेंगे नहीं। आपको केवल ये सूत्र याद करना है चाल के बारे में, बाकी इसी से सारे पॉइंट बनाएंगे। इसी को कहते हैं समझ के पढ़ना, रिलेट करके पढ़ना। अब बहुत सारे बच्चे इसको रटने बैठ जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसी परिभाषाएं कैसे बनती हैं? जब भी किसी चीज के नीचे समय का भाग लग जाए तो आप ये कह सकते हो एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाती है। तो एक परिभाषा तो इसकी ये बन जाएगी कि एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाती है। ठीक, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अब देखिए, दूसरी चीज पढ़िए। दूसरी परिभाषा क्या रहेगी? दूसरी परिभाषा रहेगी, दो परिभाषाएं बन सकती हैं आगे तक के लिए, याद रखना। जब भी किसी राशि में समय का भाग लग जाए, एक एक बात बहुत आराम से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ आएगा। जब भी किसी राशि में समय का भाग लग जाए तो आप कहोगे, जैसे दूरी में समय का भाग लगा है ना, तो दूरी की दर को, समय की जगह क्या कह दोगे? दर। दूरी की दर को चाल कहते हैं। लिखिए, दूरी की दर को चाल कहते हैं। इंग्लिश वालों, रेट, टाइम के लिए क्या लिखोगे? रेट। रेट ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। तो इसकी दो परिभाषाएं लिखी जा सकती हैं, दोनों ही अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, बहुत बढ़िया। महेश बाल ने क्या शानदार सारे उत्तर कर दिए, वेरी गुड। अगला देखिए आप, आपसे पूछा जाएगा इसका मात्रक, इसकी यूनिट। अब देखो, मात्रक ना रटना नहीं है, बनाना है। भाई, चाल किससे मिलकर बनी है? दूरी से। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। मीटर। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? भाई, मीटर को मैंने कहा था कि किस संकेत से दिखाते हैं? एम से। और सेकंड को एस से दिखाते हैं। और भी इसको कैसे लिख सकते हो? पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि मीटर सेकंड को ऊपर ले आएगा। अब देखो, नीचे देखोगे तो पावर प्लस की 1 है, कुछ नहीं है तो प्लस की 1, ऊपर आके उल्टी हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। तो ऊपर जाके लिखोगे इसे मीटर सेकंड की पावर -1। तो कई बार वो ऑप्शन में ऐसे भी देता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी, ये हो गई इसकी दो डेफिनेशन, ये हो गया इसका मात्रक। अब ये एक कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। देखो भाई, सदिश सदिश राशियों को पहचानने की आप बहुत सारे ट्रिक पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बता दूं, एक ऐसा तरीका बता दूं, पूरे भारत की, पूरे विश्व की किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। ये स्पेशली मेरा तरीका आपके लिए बनाया हुआ है।
लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा आपको। बताओ, बता दूं? भाई वाह, बहुत बढ़िया महेश बाबू, टेक्निकल में 50 में से 45 का स्कोर था। गजब गजब, एक शानदार स्कोर है। बताओ, बता दूं? सदिश सदिश पहचानने का कि ये सदिश है या अदिश है, मतलब केवल एक तरीका, और पूरे फिजिक्स की सारी राशियां यूं हो जाएंगी सदिश सदिश। तुम अगर समझ लिया ना, उसे समझ के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बताओ, समझाऊं? लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा, एक एक बात को सुनना पड़ेगा। सुनिए, इसको अब यहीं होल्ड कर दो, हम यहां बताएंगे ये सदिश है या अदिश है। चलो अगले पेज पे ले लेते हैं। देखो, एक जुगाड़ लगा रखा है मैंने, ये मत कहना ये कहां से आया कैसे आया, सिर्फ एक जुगाड़ है। देखिए क्या जुगाड़ है। पहले आप मुझे ये बताओ, गणित में आप इतना तो जानते ही होंगे कि अगर प्लस में प्लस का भाग करेंगे तो क्या आएगा। भाई प्लस में प्लस का भाग करेंगे तो प्लस आएगा। उसके अलावा प्लस में माइनस का भाग करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस में प्लस का भाग करेंगे तो माइनस आएगा। और माइनस में माइनस का भाग करेंगे तो प्लस आएगा। ये तो गणित में आपने सबने पढ़ ही लिए होंगे। इसको याद रखने का तरीका ये भी है कि दो अगर विपरीत, दो समान चिन्ह हैं, चाहे वो माइनस हो प्लस हो, उनका उत्तर हमेशा प्लस आएगा, और दो विपरीत चिन्हों का उत्तर हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, दो समान चिन्हों का उत्तर हमेशा प्लस आएगा और दो विपरीत चिन्हों का उत्तर हमेशा माइनस आएगा। क्लियर है? अच्छा, आगे देखो, ऐसे ही ये सबको आता होगा ना, ऐसे ही गुणा भाग में भी होता है। अगर आप समान चिन्हों की गुणा करते हैं, चाहे प्लस की प्लस में करें, प्लस आएगा। अगर आप विपरीत चिन्हों की गुणा करते हैं तो ये माइनस आएगा। अगर आप विपरीत चिन्हों की गुणा करते हैं तो ये, समान चिन्हों की गुणा करते हैं तो ये प्लस आएगा। ये सबको आता है। ठीक, पहले इतना बता दो कि हाँ जी भैया मुझे ये बात समझ में आ गई है। इसी से हम सदिश और अदिश पहचानेंगे। अब एक अगली चीज और याद करूं कि देखिए, जितनी भी हमारी मूल राशियां हैं, सभी 6 मूल राशियां, सभी 6 मूल राशियां, अब तुम कहोगे 6 थोड़ी होती हैं भैया, 7 होती हैं। तो आप एक को छोड़ दोगे, किसको छोड़ दोगे? लंबाई को छोड़ दो। लंबाई को छोड़कर सभी 6 मूल राशियां लंबाई को छोड़कर कैसी होती हैं? अदिश होती हैं। ठीक है, 6 की 6 मूल राशियां कैसी होती हैं? ये अदिश होती हैं, स्केलर होती हैं। ये बात भी याद रखो, क्योंकि बाकी सभी राशियां इन्हीं से मिलकर बनती हैं। केवल लंबाई को छोड़ दो, क्योंकि आप जानते हैं, देखो लंबाई को आप अदिश नहीं कह सकते हो। भाई लंबाई तो दोनों तरह की राशि है। अगर आपको प्रॉपर पूछना है तो लंबाई में बताना पड़ेगा कि विस्थापन की बात कर रहे हो या आप दूरी की बात कर रहे हो। विस्थापन, अगर लंबाई में विस्थापन की बात करोगे तो सदिश वेक्टर हो जाएगा, और दूरी की बात करोगे तो वो अदिश हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई को छोड़ दीजिए, बाकी 6 मूल राशियां कैसी होती हैं? अदिश होती हैं। बस इतना तुम्हें याद करना है, बात बन जाएगी। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, मुझे बताना है कि चाल एक कैसी राशि है, ठीक, स्पीड एक कैसी राशि है। तो इतना तो मुझे याद हो जाएगा कि ये दूरी और समय से मिलकर बनती है। भाई स्पीड किससे मिलकर बनती है? डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनती है। और मुझे ये भी याद हो गया कि दूरी एक कैसी राशि है। मुझे याद हो गया कि दूरी एक अदिश राशि है। पीछे हमने याद कर लिया, 4-6 राशियां याद कर लेंगे, बाकी सब बन जाएंगी। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अच्छा, एक चीज और लिख लो यहीं कि देखो, अगर कोई राशि अदिश रहेगी, स्केलर रहेगी, तो उसके लिए हम लेंगे प्लस। भाई क्यों लेंगे वो सवाल मत करना, ये केवल एक ट्रिक है, मेरी बनाई हुई ट्रिक है, आपके लिए है, कोई इसका प्रूफ नहीं है कि क्यों लेंगे। और सदिश राशि के लिए हम लेंगे माइनस। मतलब अगर कोई राशि, जैसे दूरी एक अदिश राशि आ गई, तो अदिश राशि के लिए क्या लोगे? प्लस। और समय भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये मूल राशि है, मूल राशियों में आती है ना, तो इसको भी क्या लोगे? प्लस। तो प्लस में प्लस का भाग करोगे, उत्तर क्या आएगा? प्लस आएगा। इसके लिए प्लस आने का मतलब ये एक कैसी राशि है? ये भी एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। आया मजा? पूरी भौतिक विज्ञान की सारी राशियां बन जाएंगी, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जो ट्रिक रटते हो, कंफ्यूज होते हो, अदिश सदिश याद नहीं होता, अगर तुमने सिर्फ इतनी बातें याद कर ली, 4 बातें, 1 2 3 4, बताओ मजा आया? गोलू कुमार, बहुत अच्छा लग रहा है सर,
क्लास, आई लव यू, बहुत सारा प्यार मेरे भाई। जल्दी बताओ भाई जल्दी। अरे लक्ष्मी नारायण छोड़ो भैया, ये कि तय त्वरण वय वेग, कि जिनमें वेग आता है जिनमें तय आता है, छोड़ दो। इन सब ट्रिक से सारी राशियां कवर नहीं होती हैं। ये मैंने आपको वो चीज बताई है, कोई भी राशि उठा के लगा देना, तुम जो ट्रिक याद करते हो ना उसमें 5-6 राशियां तो कवर होती हैं। 5-6 थोड़ी पढ़नी है, राशियां पढ़नी है 100 राशि कम से कम पढ़नी है। ये वो ट्रिक है जिससे चुटकियों में बना दोगे, चुटकियों में। चलो एक बार फिर से बता दूं मैं, ये तो आपको आता ही होगा। देखिए यार, पहले ना मैं ये सोचता हूँ, ये फिर से ऐसी चीजों में फिर से वाले जो होते हैं ना, मतलब पक्का आपका ध्यान नहीं था। कोशिश किया करो ऐसी चीजों को एक बार में समझ लिया करो, क्योंकि जब मैं पहली बार में समझा रहा होता हूँ ना, बिल्कुल आसान समझा रहा होता हूँ, और तुम्हें अगर नहीं समझ आया ना, सिर्फ इसका ये मतलब है तुम्हारा ध्यान ही यहाँ नहीं था। इसमें क्या क्या है बताओ समझने को। भाई तुम्हें ये याद होगा, ये समझ में आ गया, सभी 6 मूल राशियां अदिश होती हैं। लंबाई को छोड़ दो, क्योंकि लंबाई में विस्थापन और दूरी 2 होते हैं। उसके बाद ये सूत्र लिख दिया, ये याद कर लो, अदिश के लिए प्लस लिखना है, सदिश के लिए माइनस लिखना है। दूरी एक अदिश राशि है प्लस, समय एक अदिश राशि है प्लस, प्लस में प्लस का भाग करोगे प्लस, तो चाल भी एक प्लस आई, प्लस का मतलब चाल भी एक अदिश राशि है। बाकी आपको आगे याद आ जाएगा, जैसे जैसे इसको सूत्रों में लगाते चले जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दूरी चाल के बारे में। अब मैं सीधा सीधा समझ जाऊंगा, जब भी कोई राशि आया करेगी तो यहां से देख लिया करूंगा फटाफट से प्लस माइनस करके, कि भाई दूरी एक अदिश राशि है प्लस, समय एक अदिश राशि है प्लस, प्लस 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 का मतलब ये भी एक अदिश ही राशि है। ये लो, ये हो गई एक अदिश राशि, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो बाकी बच्चों को मजा ही आ गया। आगे देखें। अब देखो ऐसी ही, जैसे हमने बना दिया दूरी का भाग करके समय में चाल, लेकिन दूरी के साथ और कौन चलता है, विस्थापन चलता है। अब विस्थापन कहता है जी तुमने दूरी का तो भाग कर दिया, मेरा क्यों नहीं कर रहे हो, तो हमें विस्थापन के साथ भी समय का भाग करना पड़ता है। तो हालांकि दैनिक जीवन में ज्यादातर हम केवल चाल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चाल ही थोड़ी है भाई, हमारे पास तो विस्थापन भी है। तो विस्थापन में जब आप समय का भाग करते हो, जब डिस्प्लेसमेंट में, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप टाइम का डिवाइड करते हो, तो जो राशि मिलती है उसको कहते हैं हम वेग, यानी कि वेलोसिटी। विस्थापन हमने कल पढ़ा था, और इसमें जब आप समय का भाग करोगे तो क्या मिलेगा, वेग यानी वेलोसिटी। अब बिल्कुल सेम है इसकी परिभाषा, एकांक समय में तय विस्थापन। आप भी फटाफट से बताओ, दूसरी वाली परिभाषा बना के बताओ। एक मैंने बना दी, एकांक समय में तय विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। उसके अलावा दूसरी चीज, भाई विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। एक परिभाषा ये बन ही जाएगी कि विस्थापन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, यानी कि दिस इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मात्रक क्या हो जाएगा, बहुत इजीली बना सकते हैं। आप कहोगे भैया जी मात्रक जो है, और कौन सा मात्रक पढ़ रहे हैं हम, एसआई मात्रक है ना, हम एसआई सिस्टम में पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम में मात्रक हो जाएगा विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक, और विस्थापन का मात्रक कल ही हमने पढ़ा मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। मीटर बटे सेकंड, और इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो चाल का मात्रक है वो दूरी का मात्रक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दो मात्रक एक जैसे 100% हो सकते हैं। आगे देखो, अब बात आती है ये कैसी राशि है, फिर से प्लस माइनस वाला जुगाड़ लगाओ। भाई विस्थापन एक सदिश राशि है, ये तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि के लिए माइनस लोगे, समय एक अदिश राशि है, इसके लिए प्लस लोगे, माइनस में प्लस का भाग करोगे माइनस आ जाएगा, और माइनस का मतलब वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि माइनस किसके लिए ले रहे हैं हम, सदिश के लिए माइनस ले रहे हैं। तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बताओ, मजा आने लग गया।
इस तरीके से। बहुत बढ़िया, आपसे पढ़कर सुकून मिलता है अखिलेश बाबू, बहुत सारा आभार, बहुत सारा थैंक यू। बाकी दोस्तों बस ये आपका प्यार ही मुझे ऐसे मतलब उत्साहित करता है ऐसी नई नई चीज़ें खोजने को। मुझे लगता है यार ये मेरे शेर इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा आप अपना दिखाते हो मुझ पर, RWA पर, तो क्यों ना आप सभी के लिए कुछ अच्छा सा किया जाए, कुछ नया किया जाए। मज़ा आ गया? चलो भाई वाह कन्हैया, आप पढ़ाते ही नहीं, याद करवा देते हो, रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत शानदार, फिर तो बहुत ध्यान से पढ़ते हो। महेश बाबू उसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना? पहले अभी जितना पढ़ा है उतने के बारे में बात करिए। कार्य क्या होगा क्या नहीं होगा वो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर में बात करेंगे। अभी जितने पे हम चल रहे हैं पहले उतने के बारे में बात करो। चलो ठीक है भाई, ये बता दो फटाफट से, क्लियर है सभी को कि हाँ जी भैया मुझे वेग के बारे में तमाम बातें समझ में आ गई हैं कि वेग की परिभाषा क्या होती है, वेग का मात्रक क्या होता है, और वेग एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो ये दोनों राशि क्लियर हो गई। कौन कौन सी राशियां क्लियर हो गई? एक तो अपनी चाल हो गई और एक अपने वेग भाई हो गए, है ना? चलिए आगे चलें। अये जी क्या आपको समझ आया था? हाँ जी हमें समझ आया था। अब हम अगला राशि पर चलता। अब अगला राशि आपका आता त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। देखो ये सब ना रटने का बात नहीं है। आप लोगों का गड़बड़ रहता कि आप रटता, एक कलर बनाता, कोई अच्छा सा कलर बनाता, आप सबका दिक्कत होता कि आप सब रटना मांगता। लेकिन ये सब रटने का बात नहीं होता जी। ये अच्छा कलर लगता क्या? ये बोर्ड पे कम दिखता, थोड़ा सा इसको डार्क करता। ये कलर बोर्ड पर दिखता जी, बिल्कुल दिखता, ये तो आराम से दिखता। चलिए अब हम आगे चलता और अगला राशि के बारे में बात करता। और अगला राशि पढ़ने का जी त्वरण, यानी कि एक्सलरेशन। एक्सलरेशन देखिए, जैसे मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल चल रही है और क्या मुझे बताओ वाहनों में ऐसा देखना जरूरी है या नहीं है कि एक वाहन ने मतलब अगर मान लो यहां हमने शुरू किया वाहन को जीरो से, और जीरो से 50 मीटर पर सेकंड तक आने में, मतलब मैंने रेस दी, मैंने जीरो से 50 मीटर पर सेकंड तक की रेस दी, तो इस वाहन ने लिए मान लो 50 सेकंड। ठीक है, अब एक दूसरी बाइक है मेरे पास में, उसको मैंने रेस दी, वो मतलब मान लो थोड़ी महंगी है, ये मान लो अपनी प्लेटिना बाइक है जो कम बजट में रहेगी। एक मान लो मैंने ले ली हायाबुसा, ले ली एक महंगी सी बाइक ले ली, उसको मैंने स्पीड बढ़ाई तो वो 0 से 50 तक पहुंच गई केवल 10 सेकंड में। तो मुझे बताओ कि क्या इन दोनों बातों से, मतलब ऐसी बातें बाइक खरीदते समय देखनी जरूरी है या नहीं है, या ये जरूरी होती है या नहीं होती है? तो भाई बिल्कुल जरूरी होती है। मतलब इसको बोलते हैं तुम्हारी भाषा में पिकअप कितना है। तो पिकअप का मतलब यही होता है कि कितने कम से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा गति पकड़ लेगी। बस इसी चीज़ को हम त्वरण कहते हैं, इसी चीज़ को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मैं वैसे फील कराता हूँ जिसको तुम दुनियादारी में हर दिन देखते हो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेसिकली सुनिए। त्वरण का मतलब ये है कि अगर किसी भी वस्तु का वेग परिवर्तित हुआ, मैं परिवर्तित कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बढ़ा ही होगा, हो सकता है घटा भी हो। अगर मैंने ब्रेक लगाई तो कितना जल्दी से वेग घट पाया ये भी निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का कितना वेग परिवर्तित हुआ और उसने ऐसा करने में कितना समय लिया, एक वस्तु का वेग परिवर्तन होने में कितना समय लगा, इसी बात को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि वस्तु का वेग परिवर्तित होने में कितना समय लगा, यानी कि एक वस्तु के वेग परिवर्तन में कितना समय लगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम टेकन, एक वस्तु का वेग परिवर्तित होने में कितना समय लगा, इसी को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखो एक बात आप दिमाग में बिठा लेना, एक बात दिमाग में बिठा लेना कि अगर वस्तु, जैसे ही कहीं भी वस्तु का वेग बदला तो वहां त्वरण की एंट्री हो जाएगी। बोलो यस और नो। जैसे ही वस्तु का वेग बदला वहां पर त्वरण की एंट्री हो जाएगी। और अगर वस्तु का वेग एक समान रहा, जैसे मान लो मैंने बाइक ऐंठ दी मेरी बाइक चल रही है 50 मीटर पर सेकंड पे, और मैं ना उसके एक्सीलेटर को ऊपर कर रहा हूँ ना नीचे कर रहा हूँ, बस 50 पे ही चला जा रहा हूँ, तो वहां पे वेग नहीं बदलेगा। फिर भाई मैं 50 के बाद कह रहा हूँ, देखो 0 से 50 तक आने में तो वेग बदला होगा, वहां तो त्वरण होगा। लेकिन जब वो 50 पे आ गई तो मैं उसके एक्सेलरेशन को, देखो ना, इसको एक्सीलेटर ही तो कहते हो तुम, तुम्हारी भाषा में ये एक्सेलरेटर होता है, तो मैं तुम्हारी भाषा में उसके एक्सीलेटर को ऐंठ नहीं रहा, तो मोटरसाइकिल 50 की 50 पे चलेगी, तो फिर त्वरण नहीं आएगा। त्वरण जब आएगा जब तुम करोगे या उसमें ब्रेक लगाओगे, तब तब एक्सेलरेशन आएगा, तब त्वरण आएगा। अभी कोई त्वरण नहीं आएगा अगर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। तो याद रखोगे कि जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ, जैसे ही वेलोसिटी में चेंज हुआ, वैसे ही क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? फिर से वही ये दो परिभाषाएं हम बना सकते हैं कि या तो पहली परिभाषा है कि एकांक समय में वेग परिवर्तन, एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा आपने बहुत रटी होगी कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब सवाल आता है कि बताइए इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि हम मात्रकों को सीखेंगे, रटेंगे नहीं, ऐसा ही मात्रक। तो आपको ना सीखने के लिए थोड़ी समझ लगानी पड़ती है। पता है क्या है, जब आप सीख रहे होते हैं ना किसी चीज को, तो एक बार थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन जब समझ में आ गया तो फिर जिंदगी भर के लिए काम खत्म हो जाएगा उसका। लेकिन अगर रटोगे उस समय पे हो सकता है मेहनत कम लगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि 4 दिन बाद भी वो याद रहेगी। मतलब वो मेहनत आपको जिंदगी भर करनी पड़ेगी उस चीज को लेके। लेकिन अगर एक बार समझ लिया तो मेहनत करने की आगे उस पर कोई जरूरत ही नहीं है। तो सुनना बड़े ध्यान से। देखिए त्वरण का मात्रक कैसे बनाओगे, भाई त्वरण का मात्रक बनेगा वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये वाला सेकंड इसका नहीं आया है, ये तो इसी में छुपा हुआ है, इसी का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब लिखेंगे समय का मात्रक, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होता है, डायरेक्टली भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, मैं इसको हटा ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि भैया वेग त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड की पावर -2, दोनों एक ही बात है, मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, विमा आपके स्तर पे कभी भी नहीं पूछी जाती है, निश्चिंत रहिए, या पूछी भी जाएगी तो बना लो, मैं अभी बता दूंगा। अब देखिए ये कैसी राशि है, तो वेग कैसी राशि है, आप कहोगे भैया पीछे ही पढ़ी हमने तो, ये एक सदिश राशि है वेग, सदिश के लिए क्या लोगे, माइनस। समय कैसी राशि है, अदिश स्केलर क्वांटिटी है, प्लस लोगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस आने का मतलब ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो आई बात समझ में, कि ये एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बताइए जल्दी से, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक साथी कहता है जी विमा और बता दो। देखो जीडी, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी, इनमें विमा कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन नर्सिंग और टेक्निकल में विमा पूछी जाती है। देखो कैसे,
अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है ना, चलो मैं उस पर स्टार बना दूंगा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है भाई। चलिए जी, अब देखिए इसकी विमा, अगर तुमसे कोई विमा पूछे तो भाई आपको वो पहली मेरी क्लास याद होनी चाहिए जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि देखो मीटर की जगह क्या लिखना होता है विमा में, एल। इसमें कोई एक भी मत कह देना कि समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें समझने को कुछ है ही नहीं भाई। मीटर की जगह एल लिखना है, ये याद करना है, इसमें कुछ समझना थोड़ी है। और सेकंड की जगह टी लिखना है, ये भी याद करना था। और -2 है तो -2 कर दो, बस डब्बे में बंद कर दो, हो गया LT -2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डब्बे में मत भी बंद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको 3 मात्रक बताए थे, देखो मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। इनकी जगह विमा में क्या लिखते हैं, मीटर की जगह एल लिखते हैं, किलोग्राम की जगह एम लिखते हैं, सेकंड की जगह टी लिखते हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, है ना, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। हो गई बस विमा, ये लो। जिसको मात्रक बनाना आ गया वो विमा चुटकियों में बना लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो क्लियर है। अब प्रधान भाई फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करें इससे पढ़े, एक बात बता कि फाउंडेशन बैच क्यों लिया था तुमने। फाउंडेशन बैच का उद्देश्य था कि आप समय से पहले अपनी तैयारी को निपटा लें। और ये बैच आपको इसलिए नहीं दिया, फाउंडेशन बैच वालों को योद्धा बैच इसलिए फ्री नहीं दिया कि वो इससे पढ़ें, सिर्फ इसलिए फ्री दिया जाता है ताकि तुम ये देख सको कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि योद्धा बैच में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा हो। बताओ मैंने फाउंडेशन बैच में इससे कम कुछ इससे ज़्यादा पढ़ाया हो। तो तुम लोग ऐसे क्यों कंफ्यूज होते हो कि बस हम बार बार बैचों के जाल में उलझ जाएं। अरे भाई एक बैच उठाओ, उसके कंटेंट को घोल के पी जाओ, उसमें जो पढ़ाया गया है इस बात पे ध्यान दो कि वो मुझे याद हो जाना चाहिए। तुम्हारे साथ समस्या क्या है कि तुम 10 मास्टरों से पढ़ोगे, याद किसी का भी नहीं है तुम्हें। 10 किताबों से पढ़ोगे, याद किसी का भी नहीं है। 10 PDF से पढ़ोगे, याद किसी का भी नहीं है। अरे भाई एक पहले जगह चुनो बढ़िया, यहाँ आ गए तुम, ये कंटेंट एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। अब एक काम खत्म हो गया कि चलो ये तो संतुष्टि हो गई कि कंटेंट बढ़िया मिल रहा है। अब दूसरी चीज़ है वो समझ में आना चाहिए, शायद मेरी क्लास में ये भी कमी दूर हो गई होगी। अब तीसरा काम तुम्हारा है कि बस इसको याद करना है। तो अब उसको ऐसा नहीं करना है कि बस आपको इधर उधर से कंटेंट उठा के मैं इस बैच से भी पढ़ लूँ उस बैच से भी पढ़ लूँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बोलो क्लियर है। जी भैया, जी भैया, ये अग्निवीर की क्लास है नीरज बाबू। इतना क्लियर है कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। और त्वरण की परिभाषा हमने देख ली, मात्रक देख लिया, कैसी राशि है, और विमा देख ली। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देंगे। सर फाउंडेशन में आप नहीं पढ़ाए हैं, अगर आप टेक्निकल नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो फिर मैंने नहीं पढ़ाया है। आप टेक्निकल नर्सिंग वाले हैं तो पढ़ लीजिए, GD ट्रीटमेंट WMP हैं तो मैंने पहले भी पढ़ाया है। आ जाओ भाई देखो अब इसके बारे में, त्वरण के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखो। इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें हर एक राशि के बारे में, फिर उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी देखो। अब जैसे एक बच्चे ने मुझसे कहा कि भैया आप कह रहे हो कि त्वरण जो है वो वेग का परिवर्तन है। मैंने कहा बिल्कुल है भाई, वेग का परिवर्तन यानी कि बिल्कुल है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेग का परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है, वेग का परिवर्तन जो है, इसका मतलब क्या है भाई। इसका मतलब है कि वेग हो सकता है बढ़ भी रहा हो सकता है वेग घट भी रहा हो, है ना। तो वेग के परिवर्तन का मतलब है कि हो सकता है वेग बढ़ भी रहा हो और हो सकता है वेग घट भी रहा हो। भाई इसमें तो वेग का बढ़ना भी आ सकता है, यानी कि वेलोसिटी का इंक्रीज होना भी आ सकता है, और हो सकता है भैया वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही हो, यानी कि वेग घट रहा हो। तो उसने पूछा कि एक बात बताओ कि चाहे वेग बढ़े चाहे वेग घटे, चाहे वेग बढ़े चाहे वेग घटे, त्वरण का नाम त्वरण ही रहेगा या बदल जाएगा। देखो त्वरण का नाम देखो, त्वरण का नाम, एक्सेलरेशन का नाम। अगर वेग आपका बढ़ेगा तो आप इसको धनात्मक त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या इन शॉर्ट हम केवल त्वरण भी कह देते हैं। अगर केवल त्वरण आपको कहा गया है, अगर केवल एक्सेलरेशन कहा गया है तो वो मतलब दिखाता है कि वो वेग बढ़ रहा है। मतलब खाली त्वरण कह दिया जाता है तो वो धनात्मक त्वरण है, समझ गए।
अब अगर वेग घट रहा है तो त्वरण का नाम हो जाता है ऋणात्मक त्वरण, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा मैं इंपॉर्टेंट पे स्टार बना दूंगा, ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मंदन। तो देखो, अगर हम खाली त्वरण कह रहे हैं तो ये मान लिया जाए कि वो धनात्मक त्वरण है और वेग बढ़ रहा होगा, और अगर मंदन कहा जा रहा है तो इसका मतलब वो ऋणात्मक त्वरण है, आपने ब्रेक लगाए हैं और वेग क्या हो रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है। देखो एक भैया जो है ना, जब से क्लास शुरू हुई है मुझे नहीं लगता उसने एक शब्द भी पढ़ा है, उसका पता है क्या कमेंट है कि धर्मेंद्र सर आपका नाम क्या है, धर्मेंद्र सर आपका नाम क्या है। वो चाह रहा है कि बस मेरा नाम ले लिया जाए। ऐसे सभी बच्चों के पास, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम सीरियस नहीं हो ना तो भाई इस बैच को मत लो। मैंने कहा था कि देखो पैसों की ज़रूरत सबको है, लेकिन तुम्हारे माता पिता के खून पसीने की कमाई के ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है कि जिसका कोई तुम्हें फ़ायदा ही ना हो। तुम्हारे माता पिता को तो ये लगेगा ना बढ़िया नहीं पढ़ाया गया होगा इसलिए बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, उनको थोड़ी पता है कि बच्चा तो क्लास में जाके उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक प्रावधान किया है कि उन्हें हमारी टीम कॉल करेगी और उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए हम कहेंगे। अगर तुमने पेरेंट्स से बात करा दी तब तो ठीक है, और नहीं कराई तो तुम्हारा कोर्स सस्पेंड होगा। मैं कुछ नहीं कह रहा उनसे, क्योंकि मैंने देखा है बाकी क्लासों में कोई टीचर उनको ब्लॉक कर दे तो वो चिल्लाते फिरते हैं। कुछ नहीं किया जा रहा, ब्लॉक कुछ नहीं कर रहे हम। तुम्हारी टीम, मेरी टीम कॉल करेगी, तुमसे कहेगी सीधा बस मम्मी और पापा से बात कराओ। नहीं नहीं, ब्लॉक ऐसे नहीं करेंगे यार, फिर वो हर जगह चिल्लाता फिरता है। ब्लॉक ऐसे नहीं करेंगे, कोर्स सस्पेंड करेंगे, सीधा खत्म कहानी। मतलब यार तुम क्या आदमी हो हैं। और ऐसा नहीं है कि चलो एक बार हंसी मजाक की बात है, यार हंसी मजाक मैं करवा देता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ का समय होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक महत्वपूर्ण बात चल रही है तुम हंसी मजाक कर रहे हो। अरे भाई कल को किसी के कोई एक्सपायर हो गया, तुम उसके यहाँ रोने गए हो तो सब रो रहे हैं, तुम हंस रहे हो, ये कोई हंसने की जगह है। और तुमसे कोई डांट दे, तुम कहो जी मैं तो हंसी तो रहा था यार, तुम्हें तो मेरे हंसने में भी दिक्कत है। भाई ढंग की जगह हंसे यार, हर जगह हंसी मजाक की थोड़ी है यार। जिंदगी का क्रूशियल मोड चल रहा है तुम्हारी का, ये वो साल हैं जो तय करते हैं कि आपके आने वाले 60 साल कैसे होंगे, और इनमें तुम्हें अर्जी फर्जी बातें कर रहे हो। चले जाओ भाई दुनियादारी में, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बैच चल रहे हैं जहाँ पे क्लासों में हंसी मजाक ही होता है, जहाँ पे क्लासों में कोई सीरियसनेस नहीं होती है। RWA का सीधा एक उसूल है, सीधा एक उसूल है, हंसी मजाक के टाइम पे हंसी मजाक है, पढ़ाने के टाइम पे बस पढ़ाने की बातें हैं, बकवास कुछ नहीं। और तुम्हें बस हंसी मजाक की बातें करनी है तो भाई फिर कहीं और चले जाओ, तुम्हें यार कोई परवाह ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई ये मत कहो मुझसे कि सर ध्यान मत दिया करो, ऐसे को इग्नोर कर दिया करो। मुझे अच्छे से पता है कहाँ किसको इग्नोर करना है, कब इग्नोर करना है। मैं उसको सुबह से इग्नोर कर रहा हूँ जब मैं पढ़ा रहा था। लेकिन ऐसा एक नहीं है, ऐसे 4-6 बच्चे हैं तो उनके लिए दो शब्द जरूर निकालने पड़ते हैं, या तो वो समझ जाएं या तो वो सस्पेंड हो जाए उनका कोर्स, उनको कम से कम पता तो लग जाए, बस ये बात है। नहीं कोई बात नहीं भाई, नहीं है पढ़ना वाला तो हमें नहीं चाहिए ऐसे बच्चे, हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। फिर तुम कहीं और जाके देखो, बहुत सारी जगह चल रहे हैं, खाम खा इनको धंधे बना लिया है, चाहिए आप पढ़ाई को। अरे मतलब यार कोई बात भी है, तुम्हें यार यही नहीं दिखता कि यार जवानी निकली जा रही है। माँ बाप यार तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे कि बच्चा हमारा फौज की तैयारी कर रहा है, फौज की तैयारी कर रहा है, फौज में जाएगा। और तुम फौज में जाओगे इन हरकतों से, ये हरकतें हैं तुम्हारी फौज में जाने की। हिल जाओगे, हिल पेपर में पसीने छूट जाएंगे जितना तुम मौत शौक ले रहे हो। पेपर में हालत खराब हो जाएगी, चेहरा लाल पड़ जाता है पेपर आते ही, आते हुए सवाल भूल जाते हैं। चलो भाई, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो दोस्त, हमने चाल के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने वेग के बारे में पढ़ लिया, हमने एक ट्रिक पढ़ ली, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बारे में पढ़ लिया। अब इसका सूत्र क्या होगा, अच्छा सूत्र बनाना इसका रह गया है ना। चलो मैं नीचे बना देता हूँ इसका सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण का सूत्र इसके बारे में ठीक है, ठीक है। त्वरण का सूत्र देखो, देखो हमने कहा कि त्वरण क्या है, त्वरण है वेग का परिवर्तन, वेग का परिवर्तन बटे समय का अंतराल। हर चीज अपनी जगह पर सही लगती है यार। समय अंतराल यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है,
अब देखो वेग परिवर्तन का मतलब क्या है भाई, वेग परिवर्तन का मतलब है कि उसका वेग बदला होगा। मतलब अभी कुछ वेग होगा, फिर कुछ वेग और रहा होगा, या तो वो बढ़ा होगा या तो वो घटा होगा। देखिए जब भी मैं ये बात कहता हूं ना वेग परिवर्तन, तो मैं एक वस्तु को एक निश्चित समय के लिए देख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मोटरसाइकिल को देखा, तो जब मैंने उसको पहली बार देखा मेरे लिए वही प्रारंभिक वेग है। भाई मान लो अगर वो रुकी है तो मेरे लिए प्रारंभिक वेग 0 है। वो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे लिए प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है। 20 तक कैसे आई होगी मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा, जब मैंने उस वस्तु को देखा, इनिशियल वेलोसिटी, या मुझे जब देखने को कहा गया। देखना प्रारंभिक वेग को हम हमेशा यू से दिखाएंगे, ये सिंबल फिक्स रहेगा। देखो याद रखना कि भौतिक विज्ञान में कुछ प्रतीक बदलते रहते हैं, कुछ प्रतीक फिक्स होते हैं। तो जो फिक्स होते हैं उनको हम ढंग से पढ़ेंगे। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा आप यू से दिखाएंगे, और जो अंतिम वेग है फाइनल वेलोसिटी, उसको हम किससे दिखाएंगे, वी से दिखाएंगे। ठीक है। और समय को किससे दिखाते हैं हम, टाइम को किससे दिखाते हैं हम, टी से। अब देखिए वेग का परिवर्तन मतलब क्या होगा, वेग का परिवर्तन का मतलब क्या होगा। तो वेग के परिवर्तन का मतलब है दो वेगों का अंतर, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग मतलब माइनस प्रारंभिक वेग। भाई वेग के परिवर्तन का मतलब यही तो है कि जैसे मान लो कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी और बाद में वो 40 पे आ गई, तो परिवर्तन कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस करो, 20 का परिवर्तन हुआ। भाई मान लो तुम्हारी जेब में अभी 2 रुपए हैं, और कोई तुम्हारी जेब में कुछ डाल दे, वो 40 रुपए हो जाए, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 38 का ही तो परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका वेग का परिवर्तन। मतलब इनको इस शॉर्ट में कैसे दिखा सकते हैं भाई, अंतिम वेग होता है आपका v और प्रारंभिक वेग होता है u। यानी कि मैं वेग के परिवर्तन की जगह कितना लिख सकता हूं, v माइनस यू, और समय की जगह कितना लिख सकता हूं, t। ये लो, हो गया इसका फॉर्मूला तैयार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a बराबर v माइनस यू बटे टी। अब देखो अंतिम वेग क्या होगा वो तो सवाल में देगा ना। भाई मुझे क्या पता, हो सकता है एक वस्तु 20 से चली हो, मुझसे कहा जाए कि ये वस्तु अभी 20 पर चल रही है, 30 सेकंड बाद इसका वेग देख लेना। 30 सेकंड बाद हो सकता है वो वस्तु भाई 30 पे भी पहुंच सकती है, किसी ने ज़्यादा एक्सेलरेशन ऐंठ दिया 40 पे पहुंच सकती है, और तेज ऐंठ दिया 50 पे पहुंच सकती है। तो वो तो सवाल की कंडीशन के हिसाब से होगा, और मैं बस उतना देखूंगा जितना मेरे से कहा गया है। अगर मुझसे कहा गया है 30 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 30 सेकंड बाद मान लो 50 हो गया, तो बस मैं 50 को अंतिम कह दूंगा। अब वो उसके बाद उसे 90 पे चलाए, 80 पे चलाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलो क्लियर। सभी एक बार फटाफट थम्स अप करो। जी भैया मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। फटाफट फटाफट थम्स अप करो। अब देखो इनसे सवाल कैसे आएंगे, एक ये मन में से अपने से डर निकाल दो तुम, आज इतना ही पढ़ेंगे, अपने मन में से डर निकाल दो कि सवाल कैसे आएंगे। भैया सवाल जैसा भी आएगा तुम उसको इस थ्योरी से बना दोगे, पहली बात। दूसरी बात, हालांकि मैं बताऊंगा सवाल कैसे आएंगे जब मैं चैप्टर खत्म हो जाया करेगा, उसके बाद मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। बीच बीच में भी 1000 बार बताता रहता हूँ, ध्यान से सुना करो। मैं कहता हूँ कि भैया सवाल ऐसे बन सकता है, इसका मात्रक पूछ लेगा, इसी में से 10 सवाल बना देगा वो। सवाल की लिमिट नहीं है, वो कहेगा बताओ एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी की दर को क्या कहते हैं, चाल को क्या कहते हैं। 3 सवाल बन गए, चौथा सवाल बनेगा चाल का मात्रक क्या है। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, निम्न में से कौन अदिश राशि है, चाल है। तो इनमें से कुछ भी सवाल बना सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से भी बना सकता है, कहीं से कुछ भी सवाल बना सकता है। तो सवाल मैं आपको बाद में भी करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट चलेंगे यूट्यूब पे तब भी करा दूंगा। उसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे
तो मॉक जैसे ही चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट आपको मिले तुरंत दो, उसके क्वेश्चन कॉपी में नोट करो, वहां से भी सवाल आपको पता लगते हैं। अच्छा, किस किस ने मॉक टेस्ट की कॉपी अलग से बना ली है? किस किस ने मॉक टेस्ट की कॉपी अलग से बना ली है, ये बता दो मुझे। कि हाँ जी भैया, मैंने मॉक टेस्ट की कॉपी अलग से बना ली है। क्लास की कॉपी अलग है, मॉक टेस्ट की कॉपी अलग है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सारी चीज़ों को लिख लो, लिखने से डबल डबल याद होता है। अगर आप नोट्सों के चक्कर में रहोगे तो फिर आप लिख नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो तो याद कम होगा। एक बार लिख के देख लो किसी चीज़ को, यहाँ दिमाग में सेट हो जाएगी, तब आपको पता लगेगा। चलो, कल इससे बनने वाले सवाल करेंगे और गति के समीकरण को पढ़ेंगे, गति के समीकरणों में आगे चलेंगे। बाकी भाई देखो, मैं जो है बहुत व्यवहारिक बात करता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, और मैंने देखा है ज़िंदगी के हर वो पल कि जब आपको चीज़ें, एक चीज़ समय से नहीं मिलती है तो क्या छूट जाता है। कई बार ऐसा तक हो जाता है कि हमने पा तो लिया, लेकिन वो इतना लेट हो गया कि उसकी खुशियाँ बांटने वाली स्थितियाँ ही नहीं बची, है ना? तो पाना भी है और समय से पाना है, ये आपको फोकस करना है। उसके लिए आप सभी हालांकि बहुत मेहनती हैं, आपसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी उम्र सभी की हद है, मेरे हिसाब से 18 प्लस से 20 तक रही होगी, लगभग 18 से 20 के आसपास आप हैं। और 18, 19, 20 साल की उम्र में मैं समझता हूँ कि इतना तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई समझदारी आ जाती है, क्योंकि दुनिया को ज़्यादा नहीं देखा हुआ होता है। हालांकि हम गांव के बच्चे हैं, मैं भी गांव का हूँ, आप भी गांव से हैं, तो हम लोगों ने थोड़ी दुनिया ज़्यादा देख ली होती है, समय से पहले हमारे कंधों पे जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया देख ली है, बट उसमें भी अगर आपने अपने जीवन को एक सही दिशा देने का फैसला लिया है तो वाकई ये समझदारी भरा फैसला है। इस उम्र में जहाँ अमीरों के माँ बाप मैं ज़्यादातर देखता हूँ, पैसा उनको बचपन से बिगाड़ देता है, और बस वो ये फिक्र कर रहे होते हैं कि यार कैसे भी करके ना बस हमारा बच्चा इस पैसे को बैठ के खा ले। ये नहीं है कि पढ़ ले, लिख ले, कुछ बिजनेस कर ले, नहीं, बस घर में बैठा रहे और इस पैसे को यूज़ करता रहे। पैसा उनके पास इतना है कि 7 पीढ़ियाँ पाल देगा। लेकिन बच्चे ने नाक में दम कर रखा है, कभी वो वहाँ जाके किसी की बहन बेटियों को परेशान करता है, कभी किसी के ऊपर गाड़ी चला देगा, कभी ये कर देगा, उल्टा पुल्टा बोल देगा, मार मूर देगा, ड्रग्स लेगा, नशा करेगा। तो एक माँ बाप ऐसे परेशान है कि हमारा बच्चा बस लाइन पे आ जाए, और एक आपके माता पिता हैं, कम से कम उन्हें इस बात से तो संतुष्टि है। और आपको भी इस बात के लिए थैंक यू कि आप सभी अपने परिवार वालों की उम्मीदों का सहारा बनने जा रहे हैं। आपने खुद ही अपने रास्तों को खुद ही चुन लिया है, खुद ही पकड़ लिया है। तो वाकई में आप सब बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। बस साथ ही मैं एक बात कहूँगा कि देखो, अगर आपने समय निकाला है ना पढ़ाई के लिए, तो उस समय को पढ़ाई पे ही लगाओ। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई के लिए समय निकाल लिया है, उसको उल्टी पुल्टी बातों में लगा रहे हैं। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, एक सफल में और असफल में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। देखिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कम से कम ये शायरी आदि सुनाऊँ, क्योंकि उनका मोटिवेशन ना मात्र 2 मिनट 10 मिनट का रहता है। मैं आपको बिल्कुल वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे जीवन से जुड़ी हैं, या मैंने हज़ारों बच्चों के जीवन में देखी हैं और उसके बाद उनको सफल होते हुए देखा है। आदमी सफल यहाँ है और असफल बस यहाँ है। असफल और सफलता में क्या कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का फ़र्क होता है। आपको, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि बस पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आधा-अधूरा पढ़ रहे हैं। वो आपको नहीं करना है। आप एक बार घर से पढ़ने के लिए निकले हैं तो अपना 100% समय पढ़ाई को ही दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो सारी चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हो पाएँगी। मेरे हिसाब से आज के समय में आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए? बच्चे ये भी पूछते हैं। तो जीडी ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी, टेक्निकल, नर्सिंग जो भी है, देखिए लगभग आपकी 5 तो क्लास ही चल रही है। शायद जीडी में 4-5 चल रही होंगी। 5 तो क्लास हो गई। उसके बाद उनके मॉक टेस्ट हो गए। 10 क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन में तुम 10-10 मिनट, फिर उनके एनालिसिस में 20-20 मिनट लगाओ, तो 20 पंजे 100, लगभग 2 घंटे यहाँ चले गए आपके। तो 5 और 2 7 घंटे तो यही हो गए। फिर उनको दोहराने में, क्लास का कंटेंट दोहराने में, मॉक टेस्ट का कंटेंट दोहराने में 2 घंटे लगभग ये मान लो, या 1 घंटा मिनिमम मान लो। तो अभी के हिसाब से भी आपको 8 घंटे तो आज भी पढ़ोगे तब पूरा होगा। और आप अगर घर से लाइब्रेरी निकले हो, बट लाइब्रेरी में 2 घंटे बैठे, फिर दोस्तों के साथ चल दिए, इंस्टाग्राम चलाते रहे, तो क्या होगा? चीज़ें पूरी नहीं होंगी, बोझ बनती चली जाएँगी, बड़ी होती चली जाएँगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ, हर दिन की चीज़ हर दिन करते रहोगे, उससे ज़्यादा मज़ेदारी कहीं नहीं है। 4 दिन में अगर वो इकट्ठी हो गई, तुम ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, फिर तुम उन्हें छोड़ोगे, और छोड़ते ही ये मान लेना तुम सिलेक्शन से पीछे हो। मैं जितनी चीज़ें तुमसे कह रहा हूँ करने को, उसमें से तुमने एक भी छोड़ी कहीं, सिलेक्शन से पीछे हो। भाई मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ यार, उन चीज़ों को बिल्कुल तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट सीरीज़, यार पता है कितनी मेहनत लगती है उसमें? देखो तो सही, मार्केट में कोई ₹1000 में नहीं देगा उस चीज़ को। है कहीं किसी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट सीरीज़ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे एक टीम चाहिए होती है, मेहनत लगती है। टीचर्स नहीं बना पाते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़, उनकी 6-6 7-7 क्लास वैसे ही चल रही है, समय ही नहीं है। मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए पूरी टीम अलग से रखी हुई है हम लोगों ने, वो टीम पूरी उसमें लगती है। अरे सब चीज़ें आपको यार फ्री में दी जा रही हैं, वो इसीलिए तो दी जा रही हैं।
ताकि आप उन चीज़ों के सहारे आगे बढ़ सकें। लेकिन आप अगर समय की कमी के चलते उन्हें छोड़ दोगे तो मतलब सोचिए कि आपने कितना बुरा कर लिया, कितना नुकसान कर लिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दीजिए, 7 से 8 घंटे पढ़ाई को आज दीजिए। जब प्रैक्टिस सेट चलेंगे हो सकता है आपको 10 भी घंटे देने पड़े। यह बेकार की बातें हैं कि केवल 6 घंटे लगातार पढ़ लो तो हो जाएगा, भाई भूल जाओ उन बातों को। ये तब की बात जी जब फाउंडेशन बैच था, क्योंकि फाउंडेशन वालों ने सिलेबस खत्म कर लिया है अपना, जो शुरू से पढ़ रहा था 3 महीने पहले। अब बस उसको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो उसके क्लास के 5 घंटे तो बच ही जाएंगे ना। वो शुरू से 6 घंटे पढ़ रहा होगा, उसकी बात बन जाएगी। लेकिन जो अब चल रहे हैं उनको आज के समय में कम से कम पूरा सिलेबस, घंटे से मतलब मत रखो यार, पूरा टारगेट पूरा करना है। क्लास का कंटेंट, सारी क्लास अच्छे से लेनी है, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाने हैं, मॉक टेस्ट और क्लास का रिवीजन अच्छे से करना है। ये काम 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो। आगे अभी प्रैक्टिस सेट भी शुरू होंगे, तब 2-3 घंटे और बढ़ाने पड़ जाएंगे। तो अगर आपने, मैं कह रहा हूँ, लेट तैयारी शुरू की है तो भाई झुक जाना पड़ेगा, जुट जाना पड़ेगा। चलिए कल मिलते हैं आपको। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।